तो दोस्तों न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम उठाएंगे पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के सुरक्षित रिहाई की आवाज। इंडियन नेवी के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव, जिनका पूरा नाम कुलभूषण सुधीर जाधव है, जो मूल रूप से महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले हैं। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को ईरान के चाबहार शहर से अपहरण कर लिया था और उसे अपने भारत विरोधी एजेंडे में फिट कर दुनिया के सामने जासूस बनाकर पेश कर दिया। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने दुनिया के सामने यह साबित करने की कोशिश की कि कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। कुलभूषण पर जासूसी और बलूचिस्तान में विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप थोप दिए गए और उसे अपने भारत विरोधी एजेंडे में एक टूल की तरह इस्तेमाल कर उसकी जिंदगी तबाह कर दी गई। कुलभूषण जाधव भारत के सबूत है, सांगली महाराष्ट्र के सबूत है। उनका बंदर अब्बास बंदरगाह पर अपना व्यापार है ईरान में, जो ईरान की कानून के हिसाब से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसे जासूस साबित कर फांसी पर टांगने को आमदा है। भारत ने कुलभूषण की फांसी की सजा के खिलाफ एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय अदालत हेग में अपील की और पाकिस्तान की कार्रवाई को एक तरफा और वियना संधि का उल्लंघन बताकर फिलहाल उस सजा पर रोक लगवाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन पाकिस्तान इसे कितने दिनों तक मानता रहेगा या कितने दिनों तक पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले को सम्मान देता रहेगा, इस पर डाउट है, क्योंकि पाकिस्तान का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसमें यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान आगे कब क्या करेगा। सरबजीत के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। सरबजीत की फांसी पर रोक लगने के बाद वह कानून की प्रक्रिया का सामना कर रहा था, लेकिन इसी बीच जेल में उसकी हत्या करा दी गई। आज भारत पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन पाकिस्तान भारत की सैन्य क्षमता और ताकत के आगे घुटने टेक चुका है। भारत ने पाकिस्तान के आग्रह पर अपनी शर्तों के हिसाब से सीज फायर किया है। पाकिस्तान की सेना और उसका प्रमुख मुल्ला मुनीर को भारत की मिसाइल की मारक क्षमता के आगे बंकर में जाकर छुप जाना पड़ा था। मौका अच्छा है, लोहा गर्म है। पाकिस्तान हर तरफ से टूट चुका है और अब भारत से संबंध सुधारने के लिए लगातार गुहार लगा रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौते से पाकिस्तान की जिस जीवन रेखा की नस को दबा के रखा है, उसमें ढील के लिए पाकिस्तान बार बार भारत से गुहार लगा रहा है। वर्तमान तनाव के बीच भारत की स्थिति रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से मजबूत बनी हुई है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी केवल ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। इस स्थिति का फायदा कुलभूषण जाधव को रिहा कराने सहित पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने और जो दूसरे भारत के दुश्मन पाकिस्तान में मौज कर रहे हैं, खुलेआम जिंदगी जी रहे हैं, उसे वापस लाने, उसे सजा दिलवाने में किया जा सकता है। जब पाकिस्तान IC 814 कंधार हाईजैक मामले में 161 भारतीयों के बदले 3 आतंकियों को छोड़ने के लिए भारत को मजबूर कर सकता है, तो क्या पाकिस्तान को अपनी 25 करोड़ जनता को प्यासे मरने से बचाने के लिए कुलभूषण जाधव को छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता? केवल कुलभूषण जाधव ही क्यों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित भारत को अपने सारे पेंडिंग मामले पाकिस्तान के इसी समय अपनी शर्तों पर तय कर लेना चाहिए। लोहा जब गर्म हो तो चोट भी कर देना चाहिए। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या भारत के सपूत सांगली के बेटे कुलभूषण जाधव को रिहा कराने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए। पाकिस्तान कानूनी रास्तों से कुलभूषण मामले को उलझाता रहेगा। क्या पाकिस्तान को जो भाषा समझ में आती है उसे उसी भाषा में समझाने का यही सही समय है? क्या कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सेना अपने झूठ को सच ठहराने के लिए बंदी बनाए हुए है? क्या पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीतिक हालात के कारण भी कुलभूषण जाधव को सजा भुगतनी पड़ रही है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को सुनते हैं, राजनाथ सिंह जी के बयान को सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारत ने न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को बड़ी तगड़ी शिकस्त दी है। बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ की वापसी नए भारत की इसी कूटनीतिक जीत को दर्शाता है।
आज भारत जिस प्रकार कूटनीतिक मोर्चे पर मजबूती के साथ खड़ा है, उसे देखते हुए कुलभूषण जाधव के भी वापसी के दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन के उल्लंघन के लिए दोषी माना था, वही विंग कमांडर अभिनंदन के मामले में पाकिस्तान उन्हें जिनेवा कन्वेंशन के कारण भारत भेजने को मजबूर हुआ था, जो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो युद्ध के दौरान युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार का प्रावधान करता है। यानी अगर 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने राजनीतिक सौदेबाजी से ऊपर उठकर कूटनीतिक मोर्चे पर मजबूती दिखाई होती तो भारत के 54 जवान पाकिस्तान की जेलों में नहीं तड़पते। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तब शिमला समझौते के तहत पूरे 95,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को तो रिहा कर दिया, लेकिन उस समझौते में भारत के उन 54 जवानों की रिहाई का कोई जिक्र नहीं था। तब उन जवानों की रिहाई के ढेरों मार्ग थे, लेकिन तत्कालीन इंदिरा सरकार ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठीक सरबजीत सिंह जैसे, जो आजीवन तड़प तड़प कर पाकिस्तान की जेल में मर गए। पाकिस्तान के लाहौर की एक जेल में बंद सरबजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिनकी रिहाई में भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार कूटनीतिक मोर्चे पर विफल रही। वहीं अब आज के नए दौर में भारत सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तर पर मजबूती के साथ खड़ा है। विंग कमांडर अभिनंदन और पूर्णम कुमार शॉ की वापसी ने अब कुलभूषण जाधव को लेकर भी भारत की उम्मीदें जगा दी हैं। 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुनाई, जिसके बाद 2017 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया। भारत ने पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया। भारत ने तर्क दिया कि जाधव को निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली। आईसीजे ने जाधव की फांसी पर रोक लगाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। 2019 में आईसीजे ने भारत के पक्ष में फैसला दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन के उल्लंघन के लिए दोषी पाया और जाधव की सजा पर पुनर्विचार करने के लिए कहा, जो भारत की सबसे बड़ी जीत है। भारत सरकार कुलभूषण जाधव की वतन वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यानी कुलभूषण जाधव की भी वापसी के दरवाजे अब जल्द खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये एक ट्रेलर था और जब समय आएगा तो पूरी दुनिया को पूरी फिल्म भी दिखाई जाएगी। राजनाथ सिंह का यह बयान है। इस बयान से काफ़ी उम्मीदें जगी है और जो पिछले इतिहास है, जिस हिस्ट्री को हम देखते आ रहे हैं, उससे भी ऐसा लग रहा है कि कुलभूषण जाधव को बाहर निकालने, वतन वापसी के लिए अभी सही समय है। लोहा गर्म है। सीज़ फायर में हमारा मसला ऊपर है। हम अपनी शर्तों पे सीज़ फायर किए हैं और अभी मौका है, अगर भारत दबाव बनाए तो शायद कुलभूषण जाधव की वापसी संभव हो जाए। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे मसलों पे बहुत अच्छी समझ रखते हैं। अश्वनी जी, स्वागत है आपका। पुष्कल द्विवेदी जी हमारे साथ, पुष्कल विजय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे आपका भी स्वागत है। और टीपीएस त्यागी जी हमेशा की तरह हमारे साथ हैं, अपने बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और इनकी बात से कितने हमारे पास रिएक्शंस आते हैं, कितने हैं, ये त्यागी जी भी नहीं पता कि इनके हर एक बयान के बाद से हम लोगों के पास कितने आपके जो फैन हैं जो हमारे पास जो है अपना रिएक्शन भेजते हैं। स्वागत है तीनों मेहमानों का और चर्चा की शुरुआत भी मैं टीपीएस त्यागी जी से ही करना चाहूँगा। त्यागी जी, जिस तरीके से भी राजनाथ सिंह जी का बयान भी हम लोगों ने सुना और जिस तरीके से सीज़ फायर हमने अपनी शर्तों पे किया है, पाकिस्तान अभी जो है गिड़गिड़ा रहा है, गुहार लगा रहा है कि सिंधु जल समझौते जो है, पानी छोड़ दो भाई, हमारे पास पानी नहीं है, प्यासा मर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सही समय है कि हम अपनी उन शर्तों को, हम अपनी उन मांगों को, केवल कुलभूषण जाधव की वतन वापसी का मामला नहीं है, पीओके भी आपका मसला है, काफ़ी दिनों से अटका पड़ा है, बहुत सारे भारत के दुश्मन जो है पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। क्या ये सही समय है उन सबको हिट करने का, उन सबको टारगेट कहे भाई हमें वापस करो, हमारी ये शर्तें हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारी जो गलतियां पुराने समय में हुई हैं अब उन्हें नहीं दोहराया जाना चाहिए। हमने 71 में एक गलती तो ये की कि हमने सीज फायर कर दिया। जी। अगर हमने उस समय सीज फायर 2-3 दिन और रोक लिया होता तो वेस्टर्न फ्रंट पे जो सोल्जर्स थे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को और लगे हाथ निपटा ही देते पिंडी और लाहौर। दूसरी गलती हमने उस समय ये की कि हमने तो उनके 93,000 सिपाही छोड़ दिए, लेकिन हमने अपने जो 54 लोग थे वहां पे हमारे जेलों में बंद। POW, बिल्कुल। उनको हमने नहीं छुड़वाया। हमने फिर एक कारगिल में गलती की। कारगिल में हम युद्ध जीत गए थे, इतना भारी और भयंकर युद्ध था, उसके बाद भी हमने पाकिस्तान के सोल्जर्स को मानवता के आधार पर एक सेफ कॉरिडोर दे दिया, जबकि मिलिट्री स्ट्रेटेजी में एक स्टेज अटैक के अलावा, विड्रॉल के अलावा, एडवांस के अलावा एक्सप्लॉइटेशन स्टेज भी होती है, यानी कि भागते भूत की लंगोटी से ही उस समय दुश्मन को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन पता नहीं किस दबाव में उस समय हमने उन्हें छोड़ दिया। नाउ इज द टाइम, अब एक नया भारत है। अब हमें अपने जो पुराने स्कोर्स हैं उनको सुलझाने का बेहतरीन समय है। कुलभूषण यादव, जिसके बारे में खुद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कह चुका है कि इसका रिकंसीडर किया जाना चाहिए, हमारे पक्ष में वो फैसला दे चुका है। अब हम उसकी वापसी के भी और उसकी वापसी के लिए प्रेसिडेंस भी है, क्योंकि प्रेसिडेंस दो है, एक तो अभिनंदन यादव जो आपने बताया और एक दूसरा प्रेसिडेंस जो अभी BSF का जवान है उसको और जो POK का इशू है वो POK का इशू भी, और नस हमारे हाथ में है। और नस क्या है? नस है इंडस वाटर ट्रेटी। इंडस वाटर ट्रेटी में जो रेगुलेशन है वो हमारे हाथ में इसलिए है क्योंकि हम अप स्ट्रीम है और पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम है। और फिर हमने जो अभी तक वहां पे बांध बनाए हुए हैं, चाहे के सलाल हो या जो चेनाब के ऊपर है और ऐसे ही झेलम के ऊपर भी है, उनमें उनके जो गेट्स हैं उनमें हम पाकिस्तान को हलाल कर सकते हैं। मैं जब कहता हूँ हलाल, हलाल का मतलब है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उन गेट को नीचे कीजिए तो पानी जाना बंद हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हलाल शुरू। और अगर उन गेट को पूरा खोल दें तो पूरा पानी चला जाएगा, तो वहां पे बाढ़ शुरू। तो उस रेगुलेशन को त्यागी जी, मैं तो कहूँगा हलाल क्यों, झटके में बंद कर देना चाहिए, हमारा मसला है। नहीं, झटके की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उन गेट को झटके में बंद भी नहीं किया जा सकता और झटके में खोला भी नहीं जा सकता, वो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। आज मैं आपके दर्शकों को एक बात बता दूं कि ये जो 1960 में ट्रेटी हुई थी, ये ट्रेटी उस समय हमारे पास सैटेलाइट की तस्वीरें नहीं थी। हमको ये नहीं मालूम था कि जो स्नो कवरेज और ग्लेशियल कवरेज है वो कितनी है, ये तो हमें बाद में पता लगा है। लिहाजा इस ट्रेटी का रिवीजन तो होना ही था। दिस इज द टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो पाकिस्तान समझता भी है कि इसका रिवीजन होना है। हमने भी अब यही कहा है कि भाई हमने इसको अवेयंस में रखा है, रिवाइज करेंगे, लेकिन जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन हमारे पास रहेगा और रेगुलेशन की जानकारी हम आपको नहीं देंगे जो पहले उसके अंदर था कि हम जानकारी देंगे। और हम तीसरा पार्टी यानी कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता भी स्वीकार नहीं करेंगे। सो नाउ दिस इज द टाइम कि जो हमारे पुराने स्कोर थे पाकिस्तान के साथ उनको किए जाए। नहीं करते हैं तो फिर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लिहाजा ये 100% होना चाहिए। मैं आपके वक्तव्य से 100% सहमत। बिल्कुल, अब 100 हम लोग स्टेटमेंट से भावात्मक रूप में देते हैं, लेकिन कानूनी रूप से क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले का कि फांसी पे भी रोक लगा दी जाए, ये कितना कारगर हो सकता है और पाकिस्तान कितना मानने को बाध्य होगा, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। और अश्विनी जी हमारे साथ हैं, खासतौर पे इस मसले पे उनको मैंने जोड़ा है। अश्विनी जी, पूरा मसला कल से हम लोग डिस्कस रहे, कल हम लोग इसको किसी कारणवश जो है नहीं कर पाए थे। पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो आया है कि नहीं अभी फांसी पे फिलहाल रोक लगाई जाए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान रोक तो लगा रहा है अभी फांसी की अभी कोई बात, लेकिन क्या आपको लगता है कि रिहाई जो है कानूनी रास्ते से संभव हो पाएगा पाकिस्तान के रहते या पाकिस्तान जैसी जेल में? देखिए, सबसे पहले जब 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था कुलदीप यादव जी को, तो आर्टिकल 36 जो वियना कन्वेंशन का है, हाँ,
जिसमें जो सिग्नेटरी पार्टीज हैं, जो देश हैं, वो कहता है आर्टिकल 36 की अविलंब बिना किसी देरी के किसी व्यक्ति को, दूसरे देश के नागरिक को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो इमीडिएटली बताएंगे। और यहाँ एक एडमिटेड पोजीशन ये है कि पाकिस्तान ने जानबूझ करके कुलभूषण जाधव के बारे में भारत सरकार या एम्बेसी को सूचित नहीं किया। दूसरा ये भी एक एडमिटेड पोजीशन है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जब बहस हो रही थी आर्ग्यूमेंट में, और ये फाइंडिंग भी है कि जो अपराध जो उनको निरुद्ध किया जाता है जेल में जब किसी व्यक्ति को उस देश में, तो उनको उनके अधिकारों के बारे में और साथ ही उनको क्या रेमेडीज लीगल अवेलेबल है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये भी एक एडमिटेड पोजीशन है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट है कि इस बारे में कुलभूषण जाधव जी को बताया नहीं गया। और तीसरी जो बात अभी आपने कही, दरअसल है क्या कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी जो जुरिस्डिक्शन है वो एडवाइजरी है। कोई भी कंट्री अगर नहीं भी मानना चाहे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका इतना जुरिस्डिक्शन नहीं है कि कंटेम्प्ट उसके ऊपर करे। हाँ, कुछ सैंक्शंस लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं कि उसको क्रिटिसाइज किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एक कन्वेंशन का मतलब ही होता है कि एक दूसरे का जो कंस्यूलर एक्सेस है दोनों कंट्रीज का, और नागरिकों के जो उस देश में पकड़े जाते हैं उनके क्या अधिकार हैं, एक फोरम ये है। अब सवाल यहां पर यह है कि भारत सरकार कितना इफेक्टिवली जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को लगाते हुए कुलभूषण जाधव को यहां लेकर के आते हैं। पहला ग्राउंड कि उन्हें आर्टिकल 36 के वायलेशन में बताया नहीं है। दूसरा ग्राउंड कि उनको जो लीगल रेमेडीज है वो ना बताते हुए इमीडिएटली 4 साल के 3 साल के अंदर उनको फांसी की सजा सुना दी गई। तीसरा ग्राउंड उनके किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताया गया। और चौथा सबसे बड़ा यह है कि उनके खिलाफ ऐसा कोई एविडेंस अभी नहीं मिला जिससे मुताबिक ये हो सके कि वो जो है जासूसी कर रहे थे वहां पर, क्योंकि अगर कोई उस देश में जासूसी करता है किसी दूसरे देश में तो फिर वियना कन्वेंशन की जो पार्ट है वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मामला गया उन्होंने कहा फांसी पर नहीं तो रुका हुआ है। अब यहां पर डिप्लोमेटिक प्रोसेस को स्ट्रांगली एफर्ट लगाने की जरूरत है। कि आप देखिए कि जब 9 नेवल ऑफिसर्स को कतर ने पकड़ा था उनको भी फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन हुआ यह था कि सरकार के पास ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी कंट्री के पावर होती है कि वो दूसरे देश के नागरिक को डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत छोड़ सके, जैसा अभी कर्नल त्यागी ने भी बताया। अब सवाल मुकेश जी यहां पर यह है कितने इफेक्टिवली हम इसको डिप्लोमेटिकली प्रेशर डाल करके पाकिस्तान के ऊपर लेकर आते हैं कि पाकिस्तान उनको छोड़े। अब रही बात जुरिस्डिक्शन की, तो जुरिस्डिक्शन के बाद भी कई बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब जैसे यूनाइटेड नेशंस यूएन है, यूएन में भी कई सारी चीजें होती है, वो सैंक्शन लगाता है, इजराइल गाजा को ठोक रहा है, फिलिस्तीन पे बमबारी करता जा रहा है, तो वो ऐसे सैंक्शंस का, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसीलिए बना है कि आप तमाम देशों के जो लोग हों वो जजेस रहें और उनका निर्णय इफेक्टिव, ताकि दुनिया के बीच में एक संधि स्थापित रहे और हो सके और किसी ऐसे मुद्दे को जिसके कई कंट्रीज का जुरिस्डिक्शन आता है उसको सुलझाया जा सके। जी, लेकिन सर ये तो बात है ना, जो पाकिस्तान से अगर आप कानूनी या डिप्लोमेटिक भाषा में बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान इस भाषा में समझने वाला है। वो जिस भाषा में समझता है वो भाषा में हमने समझाया, तुरंत समझ में आ गया उसे। तो मुझे लगता है कि उसे जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाया जाना चाहिए, तभी। जी, एक बात अभी ये भी है कि अभी तक कुलभूषण जाधव के ऊपर आर्मी की कोर्ट में मुकदमा चलाया गया, और आर्मी एक्ट के तहत ऐसे व्यक्तियों में या ग्रुप जो होता है जो आर्मी कोर्ट में चलो उसे सिविल कोर्ट में अपील करने की इजाजत नहीं देती है। तो अब उस एक्ट में भी संशोधन करने के लिए वो भी डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत कहा जाएगा कि अगर मान लीजिए वो करते तभी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, तो सिविल कोर्ट जो एविडेंस देखेगा, जैसे हमारे यहाँ गया है, और कई मामलों में छोड़ने की भी बात हो सकती है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत अभी जिस तरीके से दुनिया में अपनी बातों को जिस तरीके से भारत का गौरव, भारत की गरिमा बढ़ी है, तो ऐसा भी नहीं है कुलभूषण जाधव जी को पाकिस्तान से यहां लेकर नहीं आ सकते। अब लेकिन अब एक बात ये देख ली कि काउंसलर एक्सेस भी नहीं दे रहे थे, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के कहने के बाद काउंसलर एक्सेस दिया, वो भी अपने शर्तों के मुताबिक। तो कुछ चीजें तो बिल्कुल ये तो देखना पड़ेगा कि भाई आपको भय भी न हो, न प्रीति वाला जो आपका सिस्टम है उसको तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज के जो हालात हैं उसमें भय तो पाकिस्तान को हो गया है, तो अब प्रीत दिखाने का समय है। और पुष्कर जी हमारे साथ हैं। पुष्कर जी, क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है अभी का जो सिचुएशन है, जो जैसा कि अश्वनी जी कह रहे हैं कि भाई डिप्लोमेटिक ठीक है, अश्वनी जी कानून की भाषा में बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही भाषा, मैं उनसे अलग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कानून की भाषा में तो समझता तो सरबजीत भी हमारे घर पर होता, लेकिन सरबजीत भी आज हमारे बीच में नहीं है।
और हमें कुलभूषण के बारे में भी डर लग रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान खुद डरा हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो टाइमिंग है, और हर एक चीज़ में टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये टाइमिंग सही है, पाकिस्तान पे दबाव बनाया जाए और कुलभूषण को वापसी के लिए बात की जाए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको मुकेश जी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इस समय पे आपने इतना रिलेवेंट ये मुद्दा उठाया, और मुझे पूरा यकीन है कि यहां से पिकअप करके डिप्लोमेटिक स्तर पे भी ये मुद्दा जाएगा। जी देखिए, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कमेंट्री में कि अभिनंदन को जिनेवा कन्वेंशन की वजह से छोड़ दिया गया, वास्तव में मैं उस पार्ट ऑफ ऑपरेशन था। जिनेवा कन्वेंशन का बहाना पाकिस्तान ने बनाया, लेकिन छोड़ा उसे डर की वजह से था, जैसा कि आप बाद में आपने एकदम स्पष्ट कर दिया। देखिए, पाकिस्तान लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता। अश्विनी जी ने जो भी प्रोविजंस बताए वो बिल्कुल सही है, और उनकी एक बात ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि मिलिट्री कोर्ट से अगर ट्रायल सिविल कोर्ट में ट्रांसफर भी हो जाए कुलभूषण जी का, तो भी इस केस में हमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ बात बाहर नहीं आती, मीडिया पे नहीं जाता, और अगर वो सिविल पे भी आएंगे तो बहुत ज्यादा उसमें मदद मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार को करना चाहिए कि न सिर्फ कुलभूषण जाधव जी, बल्कि जो मिसिंग 54 है, जिनकी बातें हमारे त्यागी सर ने बोली, इन सबकी रिहाई के लिए उनको प्रेशर लगाना चाहिए। जैसा सुनने में आया, मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट काफी कुछ सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के 2 पायलट हमारे कब्जे में हैं। जब भी ये बात क्लियर हो, मुझे लगता है उन 2 पायलट्स के बार्गेन में हमें हमारे मिसिंग 54 1971 वॉर हीरोज और कुलभूषण जाधव जी को वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, इस पूरे दौरान आपके चैनल में भी कई बार बहस हुई और अन्य चैनलों में भी बहस हुई, सबने मोदी जी की तुलना इंदिरा जी से करी, और कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास किया कि इंदिरा जी अधिक सशक्त प्रधानमंत्री थी, जबकि इस चीज को मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया था आपके चैनल में। जो ये POW और शिमला समझौता था, उसका जो घाव हमें मिला है, अगर मोदी जी चाहें, अगर ये सरकार चाहे, तो मिसिंग 54 का मुद्दा उठा के उन्हें वापस बुला के पूरा सब कुछ अपने पक्ष में राजनीतिक रूप से भी कर सकती है। तो राजनीतिक रूप से भी और देश प्रेम के रूप से भी ये बहुत उचित है कि ये मुद्दा सरकार द्वारा उठाया जाए। अभी पाकिस्तान डरा हुआ है, और मुझे लगता है कि एक और चीज हमें करनी चाहिए कि जो भी हम भविष्य में जो भी युद्ध करें, उस युद्ध का डिक्लेरेशन करते समय ही हम ये कह दें कि ये युद्ध अब तब रुकेगा जब हमें कुलभूषण जाधव और हमारे जो POWs हैं वो वापस मिलेंगे। क्योंकि जैसे कि भय बिन होए ना प्रीत एयर मार्शल भारती साहब ने कवर किया, तो पाकिस्तान जैसे देशों के साथ नियम कानून काम नहीं करते हैं, उनके साथ सिर्फ भय काम करता है। और कुलभूषण जाधव जी के केस में एक और पिक्यूलियरिटी है। देखिए, एक नेवी का कमांडर, वो जो बिजनेस वहां पे कर रहा था, उसको उन्होंने पकड़ लिया ये कह के कि फील्ड का जासूस है। कभी भी इतनी रैंक का ऑफिसर कोई फील्ड का जासूस नहीं बनता। मैं आपको बता दूं मुकेश जी, मुझे भी सुनने में अभी आया है कि मेरे खिलाफ भी 15 सिंध बटालियन ने लाहौर में अभी FIR कराई है 2 दिन पहले। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, और उसके बाद चूंकि हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जितने भी फौज के ऑफिसर हैं रिटायर्ड, उनको ये मेरा संदेश है, आप सावधान रहिए, इन सब देशों में विजिट मत कीजिए, क्योंकि ये लोग इतने नीच हैं, अनैतिक हैं, ये किसी भी तरीके से आपको बदला लेने के लिए फंसा सकते हैं। तो कुलभूषण यादव जी को फंसाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भारत सरकार को अब इस मुद्दे को बिल्कुल अपना लेना चाहिए और फुल स्विंग में इसको निगोशिएशन की टेबल पे डिस्कस करना चाहिए कि कुलभूषण यादव और हमारे जो मिसिंग 54 हीरोज हैं 71 के, इनको वापस लाया जाए। जी मुकेश जी। जी, एक जो मुफ्ती शाह मीर के बारे में 2 महीने पहले हम लोगों को एक खबर आई थी कि मुफ्ती शाह मीर जो है, जो कि ISI का एजेंट है, उसको अज्ञात ने मार दिया था। उसका रोल कुछ इस कुलभूषण जाधव के अपहरण में बताया जाता है। क्या ये वही मुफ्ती शाह मीर है? आपको कुछ इसकी जानकारी है? जी, इस विषय में क्लियरली तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन संकेत ऐसे ही हैं। बिल्कुल, मैं त्यागी जी के पास एक बार जाना चाहूँगा। त्यागी जी, अज्ञातों ने बहुत सारे मिशन भी पाकिस्तान में किया। उसे मुफ्ती साहब मीर के बारे में जो मेरे पास जो जानकारी है, हमारे जो इन्फॉर्मर है, जो उन्होंने जो मुझे बताया, तो उन्होंने कहा कि ये इसी व्यक्ति ने जो है अपहरण किया था ईरान से इसका, कुलभूषण जाधव जी का, और वहीं से जो ये सारे जो नाटक जो है और केस को जानबूझकर जो बिल्ड किया गया। एक चीज जो क्लियर नहीं है लोगों के सामने कि कुलभूषण जाधव को आखिर जासूसी के केस में ईरान से ला करके क्या ये
मसला जो है क्रिएट किया किसी दूसरे मसले को भरने के लिए, गैप को भरने के लिए? पाकिस्तान की सेना का जो ईगो है कि हमें भी भारत के खिलाफ कुछ सबूत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखना है, इसलिए जाधव को जो है एक बलि का बकरा बना दिया गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरअसल में चाबहार पोर्ट से कुलभूषण जाधव को पकड़ा गया था, नेवल ऑफिसर था, वो वहां बिजनेस के मामले में गया हुआ था। उसको एक अपने हाथ में हैंडल लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में और हिंदू में एक इस किस्म का एटीट्यूड बन चुका है कि कोई भी बात हो उसमें उसे हिंदुस्तान के खिलाफ कहना है। अगर वहां पे गरीबी आ गई तो हिंदुस्तान जिम्मेदार है, अगर वहां पे भुखमरी है हिंदुस्तान जिम्मेदार है। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि अगर अचानक पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई तो वो कहेगा हिंदुस्तान जिम्मेदार है। तो वो इस किस्म का एक उसका मत है, और उसने एक हैंडल के रूप में उसे इस्तेमाल किया। और जो अभी उन्होंने अपनी एक राय दी है कि मिलिट्री कोर्ट के बजाय सिविल कोर्ट में जाना है, मैं सर ये कहना चाहता हूं कि मिलिट्री के अंदर एक कोर्ट होता है समरी कोर्ट मार्शल, जिसे कमांडिंग ऑफिसर करता है। आपको ताज्जुब होगा कि उसमें डिफेंडर कौन है? कमांडिंग ऑफिसर। और प्रोसिक्यूटर कौन है? कमांडिंग ऑफिसर। और जज कौन है? कमांडिंग ऑफिसर। यानी कि मिलिट्री कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो पूरी तरह से न्यायपूर्वक नहीं कहे जा सकते सिविल के हिसाब से। मिलिट्री के हिसाब से ठीक है, वो वहां पे बैटल फील्ड में होते हैं, पर बैटल फील्ड वाला तो ये मामला ही नहीं था। बैटल फील्ड वाला मामला जब होता है कि जब कोई आपका सिपाही बैटल में दुश्मन को पीठ दिखा के भागने लगे, तब उसे कहते हैं कि हम उसका मिलिट्री कोर्ट से उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जासूसों के ऊपर या ऐसे जिनको पकड़ा गया चाबहार से, उन पे मिलिट्री का एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो मैं बिल्कुल पूरी तरह अच्छा। और जो इसको मारा गया, जो इसमें शामिल था सर, इसको मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तान की स्थिति ये है कि जब किसी आतंकी की उपयोगिता खत्म हो जाती है तो पाकिस्तान की ISI उसे खुद ही, वो जो अज्ञात बंदूकधारी है वो ISI के ही है, चाहे ये अबू के मामले में हो या ये अब्दुल रहमान के मामले में हो, या जैसा ओसामा बिन लादेन का हुआ या अल जवाहिरी का हुआ। जो 20-25 लोग अब मारे गए हैं अज्ञात बंदूकधारियों में, उसमें और किसी का हाथ नहीं है। उनकी उपयोगिता खत्म हो गई। और अब आप देख लेना एक कुछ दिनों में वो फाइनेंशियल बर्डन हो रहे थे, तो भाई उपयोगिता खत्म है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं रखना है, निपटा दो। जी बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। अश्वनी जी के पास में आना। अश्वनी जी, एक चीज जो इस जाधव जी के जो केस का जो मामला है, इसे मिलिट्री कोर्ट में शुरू में क्यों लाया गया? क्या इसका भी कोई प्रावधान है इंटरनेशनल कि अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट, क्या ये कह सकता है कि ये मिलिट्री कोर्ट का मामला नहीं है, इसे सामान्य कोर्ट, जैसा कि त्यागी जी कह रहे हैं कि उसका मसला ये बनता ही नहीं है, तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट में ये अपील भी भारत की तरफ से की जा सकती है कि इसे सिविल कोर्ट में या सामान्य कोर्ट में ट्रांसफर हो? इंटरनेशनल कोर्ट ने ऑलरेडी कहा, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त मिली। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट के प्रेसिडेंट जज ने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान ने जो वियना कन्वेंशन है उसके नियमों की अनदेखी की है। और उन्होंने कहा कि उनके कुलभूषण जाधव जी की गिरफ्तारी की सूचना आपने जो भारतीय दूतावास है वहां नहीं दिया, और भारत के कई बार अपील करने के बाद भी कुलभूषण जाधव जी को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया। और इसीलिए एम्बेसीज बनती है, हर जगह पर राजनयिक होते हैं, ताकि अगर उस देश के नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो रहा है, या उनके खिलाफ किसी प्रकार का पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या वैसे भी उन्होंने किसी लॉ का वायलेशन किया, तो आप सबसे पहले वहां उनको बताएंगे। तो आईसीजे के जो प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल कावी, जस्टिस अब्दुल कावी यूसुफ ने यूनाइटेड नेशंस में बयान देते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने वियना संधि है उसके आर्टिकल 36 का उल्लंघन किया है। भारत हमेशा से कंसुलर एक्सेस की मांग करता रहा, जिसे पाकिस्तान खारिज करता रहा। एक तो माने ये एडमिटेड फैक्ट है, ये जो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है उस अदालत का ये फैसला है, वो ये फाइंडिंग है। दूसरा, आर्मी कोर्ट देखिए, जैसे अभी बिल्कुल आप कह रहे हैं, जो मुफ्ती शाह मीर जिसने कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करवाने में मदद किया था, तो जिसको मार्च में वहां पर बलूचिस्तान में मार दिया गया, तो वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एजेंट था। और ये बात भारत जब इफेक्टिवली कह रहा है कि पाकिस्तान में नहीं, उन्हें अगवा करके ईरान से वहां लेकर आया गया, तो और ऐसे एविडेंसेस को प्रोड्यूस करने के लिए आपको अदालत, आर्मी कोर्ट में, जैसा कर्नल त्यागी ने कहा कि भाई आप ही जज हैं, आप ही प्रोसिक्यूटर हैं और आप ही कंप्लेनेंट हैं,
तो तीनों चीजें आपकी तरफ और आपकी कोई अपील नहीं है। जैसे यहाँ पर वक्फ एक्ट में मान लीजिए बिल्कुल। ट्रिब्यूनल का फैसला है, वो फाइनल होता, प्रभावी होता, अदालतों को कोई अधिकार नहीं उसमें सुनवाई करने का। तो उसी तरह से एक तरह से था कि उन्हीं को फैसला करना था और उसकी सिविल कोर्ट में अपील नहीं जा सकती थी। तो इसीलिए सिविल कोर्ट की बात हुई कि अपने नियमों में परिवर्तन करिए। किसी भी अगर विदेशी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा चलाते हैं, तो उसको राइट टू अपील और राइट टू अपील सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही आएगा। तो सिविल कोर्ट में तो वो उनको किया जा सकता है और इस बारे में एडवाइजरी भी है, इस बारे में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसने कहा भी है। लेकिन आज सवाल इस बात की राजनयिक स्तर पर इफेक्टिवली जब तक इस बात को नहीं उठाया जाएगा, या 2 4 6 इसी तरह से पाकिस्तान के लोग भारत में नहीं अगवा करके कहते भाई आप छोड़ो, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे, जैसा अभी अपने बीएसएफ के हमारे जो वीर जवान हैं उनको छोड़ा उसी बदले में कि जब एक को हमारे बीएसएफ के लोग पकड़ लेकर गए। क्योंकि पाकिस्तान सीधी भाषा आज नहीं, आप कभी भी से भी देखिए, कभी से बिल्कुल पाकिस्तान हमेशा से एक ऐसी कंट्री रही, हारने के बाद भी जीत का जश्न मना रहे हैं। उनके सारे एयरफोर्स बेस तबाह हो गए तब भी वो जश्न मनाए जा रहे हैं। तो आप ऐसे समझिए कि जिनको अपने नागरिकों के, अपने सैनिकों, जो अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, आर्मी ऑफिसर, डिफेंस ऑफिसर, लॉयर बनाने की बात करो, अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं आप? आतंकी बना रहा है, और उसमें भी जश्न मना रहा है। कल विजय द्विवेदी जी है, मैं उनके पास एक बार जाना चाहूंगा। द्विवेदी जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल जो पहले आपसे मैंने कहा था ऐसा मुफ्ती शाह मीर के बारे में, मुफ्ती शाह मीर के बारे में जो बता लिया, क्या ये सबूत नष्ट करने की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से? क्योंकि उसके बारे में जो हमारे पास जानकारी है कि उनके बारे में जो शाह मीर है जो कि मारा गया है अभी, उसके बारे में ये चीज़ है कि वो आतंकी में शामिल था, तो केस को स्ट्रांग करने के लिए शायद जो है उसकी ज़रूरत हो सकती थी, इसलिए भी उसे निपटा दिया गया। त्यागी जी कह रहे हैं कि भाई वो तो एसेट था जो काम का नहीं होता, आतंकी उसे जो है अज्ञात के द्वारा खुद ही आईएसआई जो है वो खुद उसको निपटा देते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती है इसमें, तो मैं इस पर चाहूँगा कि आपका कमेंट हो। और एक जो राजनयिक संबंधों के आधार पे आप कह रहे हैं कि रिहाई हो, जैसा कि अश्विनी जी कह रहे हैं लीगल भाषा में, ठीक है, ये तो संभव है, लेकिन वो वैसे देशों के बीच में होता है जहाँ पर आपके राजनयिक संबंध स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि हमने 9 नेवल ऑफिसर को वहाँ से कुवैत से छुड़ा लिया। पाकिस्तान में ये संभव नहीं है। पाकिस्तान में जो चीज़ संभव है, हम उसके लिए अभी क्या कर सकते हैं? जी देखिए, एक जो दो आपने पॉसिबिलिटीज बताई कि एक तो एग्जॉस्ट हो जाता है रिसोर्स, जैसे त्यागी जी ने बताया, उसके बाद उसको मार देते हैं, या फिर जो एविडेंस है वो छुपाने के लिए मार देते हैं। तीसरा एक और काम पाकिस्तान करता है, अक्सर आइडेंटिटी छुपाने के लिए भी मृत घोषित कर देता है। ऐसा भी होता है कि वो एक्चुअल में वो व्यक्ति मरा ना हो, जबकि सिर्फ उसकी मृत्यु की घोषणा की हो इन्होंने, जिससे वो दूसरी आइडेंटिटी बदल करके ऐसे बहुत सारे आतंकी की घोषणा की थी जिसकी भारत ने मांग की थी, वो बाद में फिर जी आया कि नहीं वो जिंदा है। जी बिल्कुल। और अश्विनी जी जैसे अधिवक्ताओं के डर से वो ऐसा करते हैं कि एक बार मृत घोषित कर दिया, फिर आप कितने भी कानून में जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप उसको ले नहीं पाएंगे। देखिए, कुलभूषण जी का जो पकड़ा जाना था वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। अगर आप याद करें, एक प्रयास आईएसआई की तरफ से हुआ था सैफरॉन टेरर को पैदा करने के लिए, उस टर्म को कॉइन करने के लिए। और कुलभूषण जी को पकड़े जाने से पहले बीआरए और बीएलए ने बलूचिस्तान में काफी हमले किए थे। 2015 में काफी उन्होंने मारा था पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी आर्मी को। तो ये चाहते थे कि कुलभूषण जाधव को पकड़ के उनसे बयान दिलवाया जा सके कि यस, भारत बलूचिस्तान में ये सब आतंक के कार्य करा रहा है, जिससे भारत को आतंकी देश घोषित करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड के सामने जा सके और हिंदुओं का एक तब लेबल लगा सके। और देखिए, एक बार बीच में उन्होंने पाकिस्तान ने एक वीडियो भी रिलीज किया था कुलभूषण जी का, 6 मिनट का एक वीडियो आया था। भारत ने बताया था कि ये प्रेशर में उनको उनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर करके उनसे बुलवाया गया है। तो उसका एम वही था कि वो पकड़ करके इनसे किसी तरह सैफरॉन टेरर या इंडियन टेरर के कंसेप्ट को खड़ा कर सके। लेकिन उनके पकड़े जाने के मार्च में वो पकड़े गए थे 2016 में, और अक्टूबर 2016 में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस पे बहुत बड़ा अटैक किया था और कई पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मारा था। तो उससे पता चल गया कि वो जेल के अंदर से रह के पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में रह के तो करा नहीं सकते। तो पूरे वर्ल्ड को क्लियर हो गया। और जहां तक ये इंटेलिजेंस गेम की बात है, वो गेम वास्तव में अनएथिकल होता है और कई चीजें ऐसी होती हैं जो यहां बोली नहीं जा सकती। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इनको छुड़ाना है कुलभूषण जी को, तो एक ऐसी ही प्रक्रिया हमें भी करनी पड़ेगी। वो ना तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से मानेगा,
ना ही बातों से मानेगा। वो प्रतिक्रिया हमारी एक ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए जो डराए इन्हें, और अभी सबसे अच्छा मौका हमारे पास है इनको डराने का, क्योंकि हमने अगर इनके पीओडब्ल्यू पकड़े हुए हैं तो ये मुद्दा इस समय उठाना, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि ये मुद्दा देश, देखिए एक स्पष्ट बात करूंगा, तीनों व्यक्ति जो मेरे सामने विद्वान बैठे हैं, चारों लोग हम लोग गैर राजनीतिक हैं, और राजनीतिक हमेशा राजनीति का कुछ लाभ हो तभी काम करता है। तो मेरी अपील ये कि इससे बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ भी होगा। जो भी सत्ताधारी पार्टी है, कृपया आप इस बात को समझिए कि अगर आप हमारे मिसिंग 54 और कुलभूषण जी को वापस ले आते हैं तो आपको बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ होगा। तो किसी के लिए नहीं सही, कम से कम अपनी पार्टी के राजनीतिक लाभ के लिए। लेकिन एक बात द्विवेदी जी आपने बहुत बड़ी कही, मुझे लगता है कि ये भी एक पॉलिटिकल जो है ना स्टॉर्म पैदा कर सकता है। आपने कहा कि भगवा आतंकवाद को एस्टैब्लिश करने के लिए भी जाधव को उठाया जा सकता है, अपहरण किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इस पे मैं अपने, चूंकि आप लोग पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार अपने कमेंट अश्विनी जी आप और टीपीएस त्यागी जरूर देंगे, क्या ये लिंक है? क्योंकि भगवा टेरर को तो एस्टैब्लिश करने की कोशिश हुई है पॉलिटिकल रूप से, ये तो हम लोगों ने देखा है। त्यागी जी। यस सर, बिल्कुल संभव है, क्योंकि एक ऐसा भी समय आया था जब हमारी तत्कालीन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक नया टर्म कॉइन किया था, भगवा आतंकवाद, अगर आपको ध्यान हो तो। बिल्कुल, जिसमें कर्नल साहब और वो साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित थे। बिल्कुल, जी हाँ, कर्नल पुरोहित। तो ये भगवा आतंकवाद का जो उन्होंने कॉइन किया था और पाकिस्तान ने उस वर्ड को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की हो, ये बिल्कुल संभव है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इससे बेहतरीन मौका हो नहीं सकता। मिलिट्री स्ट्रेटेजी में जब दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर हो तब उसके ऊपर सबसे ज्यादा बड़ा प्रहार करना चाहिए। आज की समय में पाकिस्तान इतिहास में इतना कमजोर कभी नहीं रहा, मिलिटरीली भी, मगर हमारे पास तो मिलिटरीली के अलावा एक सबसे बड़ा ऐसा तुरफ का इक्का है, और वो है इंडस वाटर ट्रेटी। इंडस वाटर ट्रेटी जो उसकी पूरी जनता को प्यासा रहने पे मजबूर कर दे, उसको घुटनों पे लाया जा सकता है। हमारी सारी शर्तें, क्या हम यूक्रेन से अपने स्टूडेंट को बचाकर नहीं लाए थे? क्या हम यमन में फंसे हुए अपने आदमियों को बचाकर नहीं लाए थे? और क्या हम इजराइल का अनुसरण नहीं करते कि उसने अपने एक सिपाही को बचाने के लिए 1000 फिलिस्तीनियों को एक समय में छोड़ दिया था? दरअसल मैं इजराइल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ सर, हमने भी तो कंधार में 3 आतंकियों को छोड़े अपने 176 यात्रियों को बढ़ाने ये करने के लिए। तो अभी तो है जो पाकिस्तान की जो 25 करोड़ जनता है, 1-2 का क्या जिक्र करना सर, हमने तो 93,000 छोड़े हैं। बिल्कुल, हमने तो कारगिल में उन्हें छोड़ दिया है। तो इतने दिए, लिहाजा इसको लाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये पॉइंट उठाया जो काफी दिनों से एक तरफ से नीचे रियर सीट में चला गया था। देयर इज अ नीड नाउ, यस, वी शुड रेज दिस पॉइंट। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अब त्यागी जी मैं कहूँगा ये जो सब्जेक्ट मैंने उठाया है ना, दरअसल ये मेरे बाबूजी भी सुन रहे होंगे इस प्रोग्राम को। मेरे बाबूजी ने मुझे बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच में इतना कुछ कर रहा है, आप लोग जो है जाधव को क्यों भूल गए, कुलभूषण जाधव को। और उसके बाद हमने अपने एडिटोरियल मीटिंग में चर्चा की, और उसके बाद हमारे एडिटर सर ने भी कहा कि नहीं बिल्कुल उठाना चाहिए, सुरेश वानके जी ने भी, और कल ही की मीटिंग में हम लोगों ने कहा था इसे उठाएंगे, लेकिन कल किसी वजह से हम लोग नहीं कर पाए, और आज हम ये करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग समर्थन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कुलभूषण जाधव बहुत जल्द हम लोगों के बीच में वो रहेंगे, मिलेंगे, और उनकी वतन वापसी होगी। जी अच्छा मुकेश जी, बहुत आपको साधुवाद, बस मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमने किया है, यानी कि 23 मिनट के अंदर जो हमने आतंकियों के पैड को तबाह किया है बगैर किसी गलती के, बगैर किसी नुकसान के, ये दुनिया के लिए केस स्टडी हो गया है। ये ऐसा, और उसके बाद फिर उनके 15 एयरफील्ड को तबाह करना, और ये सिर्फ 4 दिन के अंदर, यानी कि हिंदुस्तान की फौज ने बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी काम किया है। हमारा काम तो केवल 9 आतंकी कैंप को तबाह करना था, मगर हमने वो भी किया, और बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं, आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है, सारी दुनिया इसे देखती है। मैं आज एक जरा सा प्रपोजल ये देना चाहता हूँ कि जैसे हिंदुस्तान के किसानों का इनकम टैक्स माफ है, वो हमारी अन्न की पूर्ति करते हैं, ऐसे ही अब कम से कम हिंदुस्तान की फौज का भी इनकम टैक्स माफ कर दिया जाए, क्योंकि वो आपको सुरक्षा देते हैं।
ये आपके बिल्कुल माध्यम बिल्कुल से सर मैं कह रहा हम सरकार और से बात- सुदर्शन की पॉलिसी भी है सर, जो सोने से पहले जो है जवान को और खाने से पहले किसान को हम लोग प्रणाम करके सोते हैं। तो हमारे जो भी लोग हैं, इसलिए हम दोनों का बड़ा सम्मान करते हैं। अभी अश्वनी जी के पास जाऊंगा, क्योंकि एक जो मसला जो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एक चीज़ है सिंधु जल संधि, उसके आधार पे जो है हम ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी कानून से बंधा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून से बंधा हुआ है। अश्वनी जी, ये इन दोनों का समन्वय किस तरीके से हो, क्या हम इसका इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी अवेयंस में चली गई जी अब ये भारत सरकार को तय करना है कि इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा रेस्टोर करते नहीं करते हैं, निश्चित समय के लिए करते हैं, ये भारत के हाथ में है जी अब इसलिए जो पहली बात ही, क्योंकि जैसे ही एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान की तरफ से शुरू है तो किसी ट्रीटी का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल। तो एक तो भारत उस तरफ, दूसरा आपके बाबूजी को साधुवाद और प्रणाम कि उन्होंने इतना प्रासंगिक मुद्दा उठाने के लिए कहा। हम सब निश्चित तौर पर इस बात से उनका प्रणाम करते हैं। कोई कैसे कुलभूषण जाधव जी को उस समय उठाने की बात की जिस समय भारत एक ताकतवर पोजीशन में। तीसरा, कर्नल त्यागी ने बहुत अच्छी बात की। कर्नल त्यागी के टैक्स के पैसे से घुसपैठिए हमारे देश में पल रहे हैं, बिल्कुल। और कुछ एडवोकेट कह के जा रहे हैं भाई घुसपैठियों को आप समंदर में फेंक दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। तो भाई आर्मी के पैसे जो देश की रक्षा करते हैं उनको तो सारे वो प्रोटोकॉल, सारे बेनिफिट्स नहीं चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग भी, मैं भी इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं। कर्नल त्यागी जी की जो मंशा है, पर उनका जो विचार है, सुझाव है, भारत सरकार जितने आर्म फोर्सेस के हमारे ऑफिसर्स हैं या पर्सनल हैं, सबके इनकम टैक्स को माफ करे ताकि वो फियरलेस परफॉर्म भी कर सके, और जो वन नेशन, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो भी उनके लिए इफेक्टिवली और समय समय पर जितने वेजेस के इंक्रीमेंट्स हैं वो मिलते रहे। तीसरी बात कही, बड़ा देश में नैरेटिव चला 26/11 आतंकी साजिश, आरएसएस की साजिश, तहाबुर राणा के आने से पहले, उसके एक्सट्रेडिशन से पहले यही चलता आ रहा। आप देखिए वो नैरेटिव, तो आप तो उस समय सुदर्शन न्यूज तो उस समय भी खड़ा था, कितनी बुलंदियों से आज भी खड़ा है। जिस समय नहीं थे, जब 26/11 जैसी बातों को भारत के खिलाफ, भारत के बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ यूज किया जा रहा था, तभी सुदर्शन में बहुत अपनी तमाम जो चुनौतियां थी उनका सामना करते हुए खड़ा था। तो बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये वो भी हो सकता है कि भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव सेट करने के लिए बिल्कुल लोगों को उठाया जा रहा है डिफरेंट जगह से। परंतु मैं फिर यही बात कहता हूं कि आज मौका अच्छा है, बांग्लादेश से 2-4 ISI के ऑफिसर जो वहां पर प्रमोट कर रहे हैं भारत, उनको पकड़ के भारत में ले आए BSF और यहाँ कहे भाई हम छोड़ेंगे उसी बदले में। तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल, इस हाथ लो और इस हाथ दो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्वनी दुबे जी। आपका समय अभी रहता था, इसमें और लंबी चर्चा हो सकती थी, लेकिन अपनी हमारी बाध्यता है कुछ समय की, हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्वनी जी आपका, हमारे साथ TPS त्यागी जी जुड़े थे, आपका, और पुष्प विजय द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप जुड़े और महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन कुलभूषण जाधव को वतन वापसी के लिए जो हम प्रयास आज से शुरू कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसके प्रति चिंतित है और अंदरूनी तौर से भारत सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। और बहुत जल्द अगर ऊपर वाले ने, अगर भगवान ने साथ दिया, तो बहुत जल्द जो है कुलभूषण जाधव हम लोगों के बीच में होंगे, वो उनकी वतन वापसी होगी, उनकी वतन वापसी का उत्सव भी हम मनाएंगे सुदर्शन न्यूज़ पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।